हेलो पीपल। तो आज मैं एक आपको तरीका बताऊंगी। जो लोग कहते हैं कि करंट अफेयर कैसे करना है, करंट अफेयर कैसे करना है, तो जो करंट अफेयर होता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उनको कैसे करना है। जैसे कि मैंने आज के लिए एक टॉपिक जो चुना कि अभी 4 लेबर कोड है, वो अब अप्लाई हो जाएंगे 21 नवंबर से। दे आर एप्लीकेबल नाउ। तो उनको आप पढ़ना है तो व्हाट यू, जब आप उसको पढ़ेंगे तो न्यूज पढ़ना है, फैक्ट पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। तो सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि ये चेंजेस चेंजेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है कि पहले जो इंडिया में 29 कोड्स हुआ करते थे, लेबर कोड्स, अब उनको एग्रीगेट करके और कुछ रिफॉर्म्स के साथ अब 4 कोड्स में ले आया गया है। अब इसके लिए हमारे पास एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है क्या इसका। तो इंडिया में जो अभी लार्ज जो लेबर लॉज है वो लार्जली जो डिजाइंड है, दैट इज ऑफ प्री लिबरलाइजेशन एरा, मोस्टली रेगुलेटेड बाय फैक्ट्रीज एक्ट 1948 या ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। ठीक है, और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन थे वो एक क्लोज इकोनॉमी इंडस्ट्रियल मॉडल के लिए है। ठीक है, तो जिसका ज्यादा से ज्यादा फोकस ये है कि जॉब सिक्योरिटीज होनी चाहिए फैक्ट्री में। तो वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी को इनकरेज नहीं करते, या फिर उसमें नॉन फैक्ट्री वर्कर या इनफॉर्मल वर्कर है उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। जो कि अभी क्या है कि ये जो अभी जो हम इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देख रहे हैं वो बहुत इवॉल्व कर चुका है। ठीक है, आपके 80 से 90% जो वर्कफोर्स है वो शिफ्टेड है इनफॉर्मल वर्क में। ठीक है, और जो अभी ये फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह हैं, ये नॉलेज सर्विस या गिग प्लेटफॉर्म्स जो इमर्ज हो जाए उनको केटर नहीं करते प्रॉपरली। और जो अभी जो ग्लोबल सप्लाई चेन भी है, वो जिस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड करती है वो नहीं है हमारे पास। तो जो क्यों, और सबसे पहले तो एक कॉम्प्लेक्सिटी जो क्रिएट हो चुकी है, 29 फ्रेगमेंटेड कोड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसको हमको ड्रामेटिकली चेंज करने की जरूरत थी। तो इसलिए ये लॉज आए। अब क्यों ये लॉज काम नहीं कर रहे थे? सबसे पहले तो हर लॉ की एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। ठीक है, तो जब ये आउटडेटेड कोई चीज चल रही होती है तो उसकी क्या कॉस्ट है। सबसे पहले तो आप ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं उनको आप लॉस कर रहे होते हैं। कैसे? अगर आप अपना ईस्ट टाइगर्स कंट्रीज हैं, सारी मल्टीनेशनल जो फर्म्स होती हैं, वो अगर वो लार्जली उनको वर्कफोर्स चाहिए होता है, तो वो इंडिया की बजाय अगर वो वियतनाम प्रेफर कर रही हैं, बांग्लादेश प्रेफर कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ लेबर लॉस बहुत सिंपल है। ठीक है, जो जैसे एग्जांपल हो गया आपकी अपैरल इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, जहाँ पे एक्चुअली लार्ज वर्कफोर्स लगता है। ठीक है, और इंडिया का शेयर जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में दैट इज वेरी लो। ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में इंडिया 1.7%, लेस देन 2% कंट्रीब्यूट करता है। डिस्पाइट इतना लार्ज वर्कफोर्स है हमारा, हमारा होना चाहिए उस जो पूरी वैल्यू चेन है, जो सप्लाई चेन है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। पर वेरी ये बहुत ही काउंटर चीज है कि इंडिया का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर जो इंडिया के लेबर लॉस थे वो एक सब ऑप्टिमल फर्म साइज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कि वो स्केलिंग को डिस्करेज करते हैं, जिसको हम लोग इकोनॉमिक टर्म में इकोनॉमिक ड्रॉफिज्म बोलते हैं इंडियन इंडस्ट्री की। और इंडिया, ये बताइए कि कैसे प्रूव हो जाती है? 95% ऑफ इंडियन फर्म्स आर जो फैक्ट्री है वो 100 से कम लोग एम्प्लॉय करती हैं। क्यों? क्योंकि 100 के ऊपर आप पे हायरिंग फायरिंग रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अब एक, अगर आप एक स्केल अचीव नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो रहेगी। ठीक है, वेजेस लो रहेंगे, इन्वेस्टमेंट भी लो रहेगी, क्योंकि आप स्केलिंग चाह ही नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर जब आपके बहुत सारे फ्रेगमेंटेड लॉज होते हैं तो उनका कंप्लायंस कॉस्ट बहुत होता है। ठीक है, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत होती है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट जो इन्वेस्टर फेस कर रहा होता है कि अगर मैं पैसा लगाऊं तो कल को मैं निकल सकता हूँ क्या। तो इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज, इस तरीके के जो लॉज होते हैं वो फॉर्मलाइजेशन को बहुत ही डिस्करेज करते हैं। आप कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स और कैजुअल लेबर्स का इंक्रीज रहता है कि आप थर्ड पार्टी से लेबर हायर कर लें। ठीक है, क्योंकि कौन जाए, कौन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराए, मल्टी इंस्पेक्टर विजिट होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाएगा। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, उसको अवॉइड करती हैं। ठीक है, फिर ये लेबर लॉज एक्चुअली लेबर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसमें जो अंडर प्रोटेक्शन है लेबर्स का, तो जो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इस,
ठीक है, रेजीम है, इसमें क्या है कि एक वेज थेफ्ट होती है, ठीक है? क्योंकि पे स्लिप नहीं है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है? तो वेज थेफ्ट है कि आप पे स्लिप नहीं दे रहे हैं उनको, तो उनको सैलरीज़ आप कम उनकी सैलरीज़ आप एक तरीके से चोरी कर ले रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि लैक ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्टिंग है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी का जो एक्सक्लूजन है, क्योंकि आपने फॉर्मलाइज़ नहीं किया है, तो आप सोशल सिक्योरिटी से बहुत एक लार्ज वर्कफोर्स है, उसको एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। और ये जो इश्यूज़ हैं, ये वर्ल्ड बैंक और आईएलओ बहुत बार फ्लैग कर चुका है इंडिया के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि रिफॉर्म जो है ना इंडिया में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इम्पेरेटिव है। ठीक है? और इंडिया को क्योंकि अब कॉम्पिट एक जो कहते थे कि इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग की बस लॉस कर दिया है, अब वो शायद वापस से हमें एक चांस मिला आफ्टर कोविड और ये सब एक एक जो दुनिया है सप्लाई चेन है, वो एक रिस्ट्रक्चरिंग देख रही है। फर्म्स आर लुकिंग टू न्यू लोकेशंस एंड लुकिंग टू लाइक डाइवर्सिफाई देयर लोकेशन, देयर मैन्युफैक्चरिंग, देयर एक्चुअली देयर असेंबलीज और पूरी जो लाइन है ना उसको वापस से रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही है, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमको इस रिफॉर्म की ज़रूरत थी, ठीक है? फिर इंटीग्रेशन जो हमें अगर ग्लोबल प्रोडक्शन वैल्यू चेन में अगर हमको नेटवर्क में अगर इंक्लूजन चाहिए, उसके लिए। फिर एक जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनकी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, हमें स्पेशली इनफॉर्मल और गिग वर्कफोर्स जो इंडिया का एकदम बड़ा वर्कफोर्स बन गया है, उनके लिए हमें बहुत रिक्वायर्ड है ये इस तरीके का रिफॉर्म, ठीक है? और एक डिजिटल जो एक रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, उनको मिनिमाइज़ करने के लिए हमको क्या चाहिए? डिजिटाइज़ेशन चाहिए। तो ये जो 4 लेबर कोड है, ये जो पूरा ये मैंने बताया ये हिस्टोरिकल जो उसका कॉन्टेक्स्ट और उससे जो इकोनॉमिक नुकसान और जो हमें वर्कफोर्स वेलफेयर नुकसान हो रहा था वो है। तो रीज़न ये है आपका कि अभी हमने ये 4 कोड्स क्यों लाए, ठीक है? और पहले क्या था कि प्रोटेक्शंस फॉर फ्यू, ठीक है? अभी क्या है कि प्रोटेक्शन विथ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ फॉर मेनी, ठीक है? कि पहले क्या था कि थोड़े लोगों के लिए कॉस्ट बहुत बड़ी हो रही थी। वो जो थोड़े से लोग जो फर्म में काम करते थे, जो यूनियनाइज़्ड हो जाते थे और उनके कारण क्या होती थी कि बहुत बड़ी जो बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं वो भी आप कैजुअल वर्कर ले आती थी, थर्ड पार्टी वर्कर ले आती थी। वो अपने यहाँ पेरोल पे किसी को नहीं रखना चाह रही थी, ठीक है? तो अब अ, अब इससे जो चेंजेस आएँगे, ठीक है? अभी जो-जो चेंजेस लाए हैं, ये आप पढ़ लेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इम्प्रूव हो जाएगा, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, सिंगल लाइसेंस होगा, डिजिटल इंस्पेक्शन होगा, जो वर्कर प्रोटेक्शन इन वो जो इन्फॉर्मल वर्कर फ़ोर्स है, जो जिनके पास लीगल सेफगार्ड्स नहीं है, उनका जो वो वेलफेयर है, वो एनहांस हो जाएगी, उनकी सोशल सिक्योरिटी एनहांस हो जाएगी, ठीक है? फिर अब क्या होता है कि जब फॉर्मलाइज़ेशन होता है, ठीक है? तो प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होती है, ठीक है? स्किल एनहांस होता है तो प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट एनहांस होती है, इन्वेस्टर सिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है? फिर एक जो ईपीएफओ और ईएसआईसी का एक्सपेंशन हुआ है, तो उससे भी क्या है कि आपका सोशल सिक्योरिटी एनहांसमेंट है। फिर उसके बाद क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है कोड में, ठीक है? मतलब आप देखेंगे कि 100 से तो फिगर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, पर वो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हायर फायर के रूल्स थोड़े से रिलैक्स कर दिए गए हैं ताकि फर्म्स जो हैं वो अट्रैक्ट करें। आपको जो कोर फिलॉसफी है ना वो देखनी है। उस हम फैक्ट्स भूल जाएँगे आप। जो कोर फिलॉसफी है, जो नैरेटिव है वो नहीं भूलना चाहिए आपको, ठीक है? कि आपको जो आपका जो फैक्टर लगा हुआ है, 4 फैक्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है? लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर एंड आपका जो कैपिटल, ये 4 तरीके के फैक्टर हैं। इनकी जो सारी की प्रोडक्टिविटी होती है ना, इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी इज़ अ मेजर थिंग, जो इतना बड़ा शिफ्ट हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स जो पिछले इकोनॉमिक सर्वे में मिलता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं, जो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो हमको डिक्रीज़ करनी है। ठीक है? और जो उस इन्वेस्टमेंट की बिटी होनी चाहिए, ठीक है? इंक्रीमेंटल आउटपुट होना चाहिए, वो इंक्रीज़ करना है हमको। ठीक है? ये सब रिफॉर्म से ये चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिफॉर्म होती हैं। ठीक है? और सोशल प्रोटेक्शन भी रिफॉर्म होता है। ठीक है? आप इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी देख सकते हैं कि चाइना में स्पेशल रूल्स हैं एक्सपोर्ट ज़ोन के लिए। ठीक है? ये जो ईस्ट एशियन टाइगर है, इनका फ्लेक्सिबल हायरिंग का रूल है। ठीक है? और उनका इवन रीट्रेनिंग ऑफ वो वेलफेयर सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है? तो जो ये फ्लेक्सी सिक्योरिटी मॉडल इंडिया ने अभी ले आया है, ठीक है? ये अपना वर्ज़न लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और ऑफ़ कोर्स अब ट्रेड ऑफ होगा, कंसर्न होगा, जो भी होगा कि अ, ये बेटर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के चक्कर में कहीं हम अपने वेलफेयर को कॉस्ट नहीं कर दें, ठीक है? ट्रेड यूनियन के राइट्स डिक्रीज़ किए गए हैं। आप अब देखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म क्या होता है कि हायरिंग फायरिंग के रूल्स भी 300 लोग तक रिलैक्स कर दिए गए हैं, ठीक है? तो और ये सब चीज़ें जो हैं एक्चुअली कंसर्न हैं, ठीक है? तो वो भी आप जब अपने पढ़ेंगे तो क्या कंसर्न है, क्या रिस्क हैं, ठीक है? वो आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा, ठीक है? कुछ भी पढ़ते कि जो अब स शॉर्ट टर्म डिस्प्लेसमेंट फ़ियर होगा क्योंकि अब मोर फॉर्मल जॉब होंगी तो अभी जो अभी इनफॉर्मल है तो एक शिफ्ट भी देखेगी इकोनॉमी, ठीक है? तो वो सब भी आपको देखना है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि सक्सेस जो है इस चीज़ की, अब सिर्फ़ लॉ लाने से सक्सेस नहीं हो सकता है। तो इसकी रियल सक्सेस कहाँ से आएगी कि जो सोशल सिक्योरिटी फंड है गिग वर्कर में, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो पाया कि नहीं, ठीक है? इसकी जो मेजर सक्सेस है वो कहाँ पे हिंज कर रही है? एमएसएमईज़। अगर एमएसएमईज़ में इसका स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट हो पाता है तो ही जाके इसकी सक्सेस हो पाएगी, ठीक है? और इसकी वर्कफ़ोर्स जो एक्चुअली वर्कर के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए और एक डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जाके आपका ये पूरा आपने अब इसको पूरा एक तरीके से कैसे ये पैराडाइम शिफ्ट है, क्या रिस्क है, क्या कॉन्टेक्स्ट था, अब आपको पूरा समझ में आ गया। तो किसी भी करंट अफेयर को इस तरीके से समझना है जब भी खासकर वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो। थैंक यू।